भारत के तमाम इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को प्रणाम। आज मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी फार्माकोपिया का फार्माकोलॉजी से थोड़ा हटकर बात कर रहा हूँ। बड़ी चिंता की बात है कि 1930 के दशक तक, ठीक आज से 90 साल 90 साल पहले इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चरम उत्कर्ष पर था। ऐसा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कौन सी गलती हुई मैटी की, या मैटी के रेमेडी को ढोने वाले फार्मेसी करने वालों से कौन सी ऐसी गलती हुई कि आज पतन के गर्त में चला गया। इसे आज मैं अपने वीडियो के विषय आज के वीडियो में बताऊंगा। ये पौधा के फार्माकोलॉजी से थोड़ा हटकर बता रहा हूं। इसके बाद पूर्व फार्माकोलॉजी की पट्टी पर फिर मैं लौटूंगा। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को बर्बाद करने में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के फाउंडर काउंट सीजर मैटी ने कहां गलती की है या उनसे हुई है, और बिंदुवार मैं आपको बता रहा हूं। नंबर एक वैज्ञानिक होकर अविवाहित जीवन व्यतीत करने का निर्णय मैटी ने लिया, यह पहली गलती थी। एक वैज्ञानिक और साहित्यकार अन्य आम आदमियों की अपेक्षा अधिक रसिक और सेक्सी होता है, यह विज्ञान कहता है। मुंशी प्रेमचंद अपने उपन्यास सेवा सदन में एक स्थान पर कहा है कि यदि आदमी के पॉकेट में पेट में रोटी हो और पॉकेट में चांदी के चंद टुकड़े हों तो एक भूख और अंगड़ाई लेती है, जिसको विदेशी भाषा में सेक्स कहते हैं। आप सब जानते हैं कि काउंट सीजर मैटी एक जमींदार परिवार से बिलोंग करता जमींदार थे। एक जमींदार की क्या हवस हो सकते हैं, सब कोई जानते हैं। और इस स्थिति में काउंट सीजर मैटी ने अविवाहित रहने का निर्णय लिया। गलती दो, एक साइंस फैकल्टी वाले थियोडोक्रस को लैब असिस्टेंट बनाया, जबकि मैटी को पता था कि थियोडोक्रस के ग्रैंडफादर हैनीमैन के कंपाउंडर थे। उनके सहोदर भाई गिउसेप मैटी का पुत्र जूनियर लुकी मैटी के गलत आचरण के कारण वह शराबी था, जुआबी था और अयासी था, जिसके कारण मैटी की बहुत बड़ी जमींदारी कर्ज में डूब गया। तब उस कर्ज से बचाने के लिए, अपने रचेटा महल को बचाने के लिए, अपने प्रॉपर्टी को बचाने के लिए उन्होंने अपने फार्मेसी के अकाउंटेंट मारियो बेंटिलोरी को, अकाउंटेंट था, उसको गोद ले लिया और सारी परिसंपत्ति के साथ मैटी रेमेडी की फार्मूला के साथ फार्मेसी का सारा कारोबार अपने हाथों लिखित दस्तावेज में मारियो बेंटिलोरी को सौंप दिया। यह उनकी तीसरी गलती थी। मारियो बेंटिलोरी का जन्म एक बार और बताऊंगा, अभी बता देता हूँ। 5 जुलाई 1858 को हुआ था और उसकी मृत्यु ठीक विश्व युद्ध के पहले 18 नवंबर 1937 में हुई थी। उसके पिता का नाम पियत्रो बेंटिलोरी था, जो एक नाई का बेटा था। 1820 में जन्म हुआ था। 1896 में जिस साल मैटी की मृत्यु थी, उसी साल बेंटिलोरी के पिता का भी देहांत हुआ था। मारियो बेंटिलोरी भी साइंस फैकल्टी की पढ़ाई नहीं की थी। एक चिकित्सा पद्धति से जो हर कदम एक पर साइंटिफिक नियमों का आह्वान करता है, साइंस के अनजान व्यक्ति फार्मेसी का कारोबार कर देखने लगा। साइंस से अभिज्ञ व्यक्ति को मैटी रेमेडी का फार्मूला दे देना मैटी की चौथी गलती थी। अपनी हाउसकीपर अल्पिना बोनेटी, जिसका एग्रिपिना भी नहीं कहते हैं, जिसका जन्म 1862 में हुआ था और उसकी मृत्यु 1937 में उसका भी हुआ। किसका? अल्पिना बोनेटी, जो हाउसकीपर थी, और उससे मैटी प्यार करने लग गए और खुद 80 साल के उम्र में एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने प्यार से मारिया बोनेटी रखा। मारिया बोनेटी इसलिए रखा कि अल्बिना बोनेटी एक फार्मासिस्ट की विधवा थी, जिसका नाम था बोनेटी। शारीरिक संबंध बना था और किससे? अल्पिना बोनेटी से, और उससे एक बेटी पैदा लिया, जिसको उसने मारिया बोनेटी कहा। रेमेडी का फार्मूला, चूंकि अल्पिना बोनेटी इनकी पत्नी हो चुकी थी, इसलिए गिफ्ट में अपना फार्मूला अल्पिना बोनेटी को भी दे दिया, गिफ्ट में दिया। अब फार्मूला बेंटिलोरी के पास और अल्पिना बोनेटी के माध्यम से उनकी बेटी मारिया बोनेटी के पास आ गया।
मैटी रेमेडी ला रोचेटा फार्मास्यूटिकल ला रोचेटा भवन में और मिलान की लेबोरेटरी इसका बेंटुरोली का फार्मूला फार्मेसी मिलान लेबोरेटरी में निर्मित होने लगे। हालांकि एंजेला क्रिस्टी अल्बिना बोनेटी के जेमा डोमिनिका मारिया नाम की पहले से बेटी थी। किसको? अल्बिना बोनेटी की पहले से थी, जो फार्मासिस्ट की बेटी थी, उससे हुआ था। और उससे उसका नाम था डोमिनिका बोनेटी। और नतीजा यह हुआ कि मैटी की सारी संपत्ति और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की फार्मेसी का फार्मूला अधिक उत्तराधिकारी होने के कारण जन्म से अल्बिना बोनेटी और उसकी बेटी मारिया बोनेटी की हो गई, जो पहले से ही 1988 से मैटी के स्वस्थ, जबकि पहले दस्तावेज उन्होंने इस मैटी में 1889 में मारिया बोनेटी की जन्म हुआ था और उसके पहले उन्होंने दस्तक पुत्र मोरियो बेंटिरोली को दे दिया था। भारत में एक बड़ा विचित्र कहावत है, मशहूर कहावत है, घर फूटे गंवार लूटे। यह कहावत इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और उसके संस्थापक काउंट जर्मेटी के ऊपर भी 100% लागू हुआ है। हालात ऐसे बिगड़ गई कि यदि भारत माता डॉक्टर रामशंकर, डॉक्टर सच्चिदानंद झा, डॉक्टर ताराकांत झा, डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव IIT कानपुर, बिजनौर वाले नहीं, फैकल्टी वाले का जन्म, ये सभी के सब फैकल्टी के, डॉक्टर सुना प्रसाद सिंह उसमें शामिल हैं, सब साइंस फैकल्टी के लोग थे। और इन्होंने मैटी की वास्तविक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को समाप्त हो गई रही मैटी को फिर से विज्ञान के बैसाखी पर खड़ा कर दिया है। इन सभी वैज्ञानिकों ने वास्तविक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की खोज के लिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट पटना की स्थापना किया, जिसका रिसर्च से आज की इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अपने मौलिक रूप में फिर से खड़ी हो गई है। मौलिक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की पहचान के लिए वैज्ञानिक फैकल्टी का चश्मा आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। जब तक आप साइंस फैकल्टी का चश्मा नहीं पहनेंगे तब तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की वास्तविकता नजर नहीं आएगी। आज की तिथि में मेडिकल साइंस के लिए जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं वह सब के सब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में मौजूद हैं। अब मैं थोड़ा सा हट के जा रहा हूँ, बेंटिरोली के खानदान के विषय में जा रहा हूँ कि आज भी फार्मूला है और कहाँ है ये मैं बताने जा रहा हूँ। मारिया बेंटिरोली का जन्म 5 जुलाई 1858 में और उसकी मृत्यु 1937 में हुई थी। आयरिस बोरियानी, जो जिसको बेंटिरोली ने भी गोद लिया था, जो इसके शादी किया था बेंटिरोली, जिस सेकंड शादी जो किया उससे भी बेटी नहीं हुई। पहले कंपाउंडर का जो फार्मासिस्ट की जो बेटी थी आयरिस बोराइटी, उसको गोद ले लिया। और आयरिस बोनाइटी दूसरी शादी का पति को पहला से उसका कोई संतान नहीं हुआ। आयरिस बोनाइटी का पहली शादी मिस्टर डोनाती से हुआ था, जिससे कोई संतान नहीं हुई। जब उसने दूसरी शादी की तो जियोवानी फांडा से किया और उसके 2 बेटियां हुई, सीजर जियाना, जिसके पति का नाम मिशेल बेलेंटी, जिसका कोई संतान नहीं हुआ, और उसकी दूसरी बेटी जियोनी फांडा का पति का नाम अल्बर्टो मार्चिटी था। एक्चुअली आयरिस बोनाइटी की नतनी एलिसा मार्चेटी जीवित है और फार्मूला उसके पास है। ये कभी आप मैटी संग्रहालय मिलान में जाएं तो वहां यह भी उसका फार्मूला आज भी पड़ी हुई है। और एलिसा मार्चेटी के 2 बच्चे हुए थे, सुजाना फंडा पति का नाम अलुका लिलिएवरी, और उनके 2 संतान हुए मार्को और चियारा। आज एलिसा मार्चेटी के पास मैटी रेमेडी औषधि का मौलिक फार्मूला है और उसने मैटी रेप संग्रहालय को मुफ्त दिया है। यह सारी सूचनाएं मैंने इंटरनेट गूगल से लिया है। यह जब तक मेरे पास प्रमाण नहीं होता है मैं कहता नहीं, पहले भी कह चुका हूँ। ये सारा प्रमाण मेरे पास है। और फार्मूला किसी को जरूरत हो तो यह खोज करना चाहे, जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डूबना चाहते हैं, उन्होंने मिलान मैटी संग्रहालय में जाएं और फार्मूला ढूंढें। वो फार्मूला वही है जो ST फार्मूला है। ये मेरा पक्का विश्वास है।
एक आदमी से कल भी के वीडियो में मैंने बताया, एक आदमी से पूछा कि 0.01% अगर ड्रग स्ट्रेंथ D4 पर है तो D1 पर क्या होगा जानते हैं? अरे संस्था के संपादक हैं वो, उनका PhD किया है इलेक्ट्रोपैथी, S1 के बनने वाले पौधों में PhD किया है, और उन्होंने कहा कि D1 पर उसका परसेंटेज 100% होगा। भैया भगवान करो कल्याण हो जाएगा, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी का कल्याण होने वाला है। कब? जब तक आप सुदामा प्रसाद सिंह की बातों को, इसके लिटरेचर को नहीं, अरे आज सुदामा प्रसाद जीवित है इस 85-86 साल की उम्र में, तब ना आपको सच्चाई बता रहा है। इस सच्चाई कौन बताएगा? जिस तरह मैटी चले गए, एक्चुअली ये दत्तक पुत्र के फेर में समूचा इलेक्ट्रोपैथी बर्बाद हो गया। नमस्कार, कल फिर भेंट होगी।